हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 11 को, जो कि सेक्शन सी का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को अटेंड करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, अ गर्ल इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ अ गार्डन। मतलब हमारे पास एक गार्डन है, उसके सेंटर में एक लड़की बैठी हुई है, ऑफ डायमेंशन 12 मीटर इंटू 12 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जो गार्डन का डायमेंशन दिया है वो 12 मीटर है। मतलब 12 इस तरीके से हमारे पास लेंथ और विड्थ 12 मीटर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास 12 मीटर इंटू 12 मीटर है। ठीक है, अब तो हमारे पास ये वाली लेंथ 12 मीटर हो जाएगी, ये भी हमारे पास 12 ही होगी। अब आगे दिया हमारे पास क्या है कि देयर इज़ अ हाउस ऑन द लेफ्ट साइड। देखो लेफ्ट में हमारे पास ये हाउस बताया हुआ है, जस्ट ये हमारे पास क्या लेफ्ट साइड मान के चलो, लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास राइट है। ठीक है, राइट साइड है। एंड आगे दिया हमारे पास क्या, एंड अ रोड, हाँ सॉरी, एंड अ रोड टू राइट साइड, और जो रोड है वो राइट साइड है। ठीक है, मीन्स अपोजिट बन गया है मेरे से थोड़ा सा। एंड अ फायर क्रेकर बर्स्ट ऑन द रोड एंड वुड द गर्ल हेयर इको। यहाँ पे बोला है कि जो क्रैकर्स है, क्रैकर्स मतलब होता है पटाखड़े हैं, वो रोड पे कहीं फोड़े जाते हैं, तो उस लड़की को इको सुनाई देगा या नहीं देगा, हमें एक्चुअली ये बताना है। ओके, तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इको और एक्चुअल साउंड में क्या डिफरेंस है। देखो देखो एक्चुअल साउंड क्या होता है ना, जैसे समझो कि यहाँ पे फटाकड़े फोड़े तो वो डायरेक्टली लड़की के कानों पर सुनाई देंगे, तो वो हमारे पास एक्चुअल साउंड है। और इको साउंड क्या होता है, जैसे यहाँ से जाएगा पहले, फिर बिल्डिंग से टकराएगा, फिर बिल्डिंग से वापस से लड़की के पास आएगा। ठीक है, तो वो इको साउंड हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं गूंजना, आवाज़ जो गूंजती है उसे इको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इको लड़की को सुनाई देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो पहले आप ये जान लो कि इको को कंप्लीट होने में ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि इको को जो बीच का डिफरेंस है ना, हम कैसे पहचानेंगे कि इको बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो समझो कि एमिटेड साउंड, जो डायरेक्ट साउंड सुनाई देता है, और जो रिफ्लेक्ट होकर आता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ओके, कम से कम कितना टाइम होना चाहिए, 0.1 सेकेंड उनका डिफरेंस अगर है एक्चुअल साउंड का और रिफ्लेक्टेड साउंड का। ठीक है, तो हमारे पास इको तैयार होगा। अब यहाँ पे और समझो कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, साउंड की जो स्पीड होती है ना, वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो हमें कितना टाइम 1 सेकंड के अकॉर्डिंग देखना है, 0.1 सेकंड के अकॉर्डिंग देखना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है हमारे पास साउंड की 340 है, हम 340 का इंटू में टाइम कितना हमारे पास 0.1 सेकंड है, तो 0.1 सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जैक्ट हमारे पास 34.0 मीटर सेकंड आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इको को तैयार होने के लिए कम से कम जो डिस्टेंस है ना, वो 34.0 मीटर सेकंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, शायद आपने कुछ अलग तरीके से समझा हो। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा दादा कि कम से कम इको को तैयार होने के लिए 34.0 मीटर सेकंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे ना, हमारे पास इको सुनाई ना लड़की को कितने मीटर पर दिखाई, मतलब सुनाई देगा कि नहीं देगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मीटर फाइंड करेंगे। देखो, तो एक्चुअली यहाँ से साउंड जाएगा कहाँ, उस बिल्डिंग्स के पास, जो कि 12 मीटर कवर करेगा, फिर रिटर्न होके आएगा, तो वो 6 मीटर ये हो जाएगा, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 मीटर हो गया। एक्चुअल जो डिस्टेंस कितना हो गया, 18 मीटर हो गया। तो हमें ज़रूरत कितनी थी, 34.0 मीटर की, बट यहाँ पे आ कितना रहा है, 18 मीटर। मतलब इको को तैयार होने के लिए कम से कम 34 मीटर सेकंड की ज़रूरत थी, या फिर हम बोल सकते हैं इको को तैयार होने के लिए 34 मीटर की ज़रूरत थी, बट यहाँ पे मीटर कितना निकल रहा है, 18। तो इको तैयार ही नहीं होगा, तो लड़की को सुनाई भी नहीं देगा। सो आई होप आपको मालूम पड़ रहा हो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, सो एज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रबल इज लेस देन द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस हमें जो चाहिए था ना, उससे कम डिस्टेंस हमें मिल रहा है यहाँ पे 18 मीटर। ठीक है, तो सो द गर्ल नॉट हेयर्ड इको साउंड। तो इसी वजह से जो लड़की को कोई भी इको साउंड नहीं सुनाई देगा। एक्चुअल साउंड तो जाएगा, लेकिन इको साउंड नहीं आएगा। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम सीधा सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे दिया है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो साउंड की देखो वी, ये जो स्पीड है ना, स्पीड को वी से शो करते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप उसे। एंड अब हमें क्या करना है, फाइंड द वेवलेंथ इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज़ 256 हर्ट्ज। हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी गई है 256, तो मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखा है 256 हर्ट्ज। हमें चाहिए कि वेवलेंथ को हमेशा लैम्बडा से शो करते हैं हम इसे, तो v इक्वल टू एफ, मतलब फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्बडा होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी कितना दी गया है, फ्रिक्वेंसी दिया गया है 256। अब मुझे क्या चाहिए, ये लैम्बडा चाहिए, तो ये फ्रिक्वेंसी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, शायद लैम्बडा को मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में कुछ और भी बोलते हो। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है
वो अपॉन में आ जाएगा वी के। तो मैंने क्या किया, लैम्बडा को पहले लिख दिया और वी अपॉन एफ लिख दिया। अब हमारे पास जो स्पीड है ना वो 340 मीटर सेकेंड है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी गई, फ्रीक्वेंसी दी गई 256। जब हम 256 को डिवाइड करेंगे ना, 256 से डिवाइड करेंगे 340 को, तो हमारे पास एक्चुअल जो लैम्बडा की कीमत है वो 1.33 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड में बोला है फाइंड द फ्रीक्वेंसी इफ़ द वेवलेंथ इज 0.85। अब हमारे पास जो लैम्बडा है वो ये कीमत दी गई है हमारे पास, तो हमने लिख दिया। देखो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ कि हमारे पास जो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.85 मीटर है। ओके, तो अब हमें चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमारे पास ये जो लैम्बडा है वो अपन में आ जाएगा वी के। तो मैंने क्या किया, उसे चेंजेस करके एफ इज इक्वल टू में वी अपन लैम्बडा लिख दिया। तो हमारे पास वी की कीमत क्या है, वो 250, तो हमारे पास वो तो सेम ही है 340, तो एज इट इज़ लिख दी। और हमारे पास जो लैम्बडा है वो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे दिया गया था हमने 0.85। जब उससे कैंसिल किया हमने तो वो 4 टाइम में कैंसिल हुआ, जीरो हमारे पास 2 थे तो हमने 2 जीरो रख दिया। तो ये हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 400 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे की भी बात कर लेते हैं हम इसी वीडियो में। देखो, तो तीसरे में हमारे पास क्या दिया है कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इन 340 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द वेवलेंथ व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। देखो हमारे पास सीधा सिंपल सा सिस्टम, हमारे पास हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। ठीक है, वेवलेंथ फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम इक्वल टू वी इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगा हमारे पास। अब हमें चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कितना, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें वेवलेंथ ही चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, एफ अपॉन में चला जाएगा वी के, तो वी अपॉन में एफ हो जाएगा। और वी हमारे पास कितना दिया है, 340 दिया है, मतलब स्पीड हमारे पास 340 दिया है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 220 दिया है। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 22 से जब 34 को हम कैंसिल करेंगे तो एक्चुअल हमारे पास 1.54 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेवलेंथ। ओके, सो आई होप तीसरा वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे 4 में हमारे पास लिखा है इफ़ अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। देखो किलो का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 किलो मतलब 2000 हर्ट्ज हो जाएगा ये। एंड अ वेव लेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास वेव लेंथ दिया था 35 सेंटीमीटर दिया था, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया। तो मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.35 मीटर हो जाएगा। एंड हमारे पास जो वेवलेंथ दी थी 2 किलो हर्ट्ज दिया था, तो मैंने क्या किया, उसे हर्ट्ज में मतलब कन्वर्ट किया। तो एग्जैक्ट 2 के का मतलब होता है 2000, तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे, अब हमें चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अब हमें स्पीड चाहिए यहाँ पे। ठीक है, स्पीड चाहिए क्योंकि स्पीड के लिए अगर हमारे पास स्पीड होगा ना तो ही हम आसानी से हम फाइंड कर पाएंगे आगे की चीज़ें। ठीक है, तो पहले आपको समझना है यहाँ पे। देखिए, सो डिस्टेंस दिया है हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो ये तो हमारे पास सेकंड वाले के लिए है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब वी कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक्जैक्ट हमारे पास सब कीमत दी गई है, तो वी इक्वल टू एफ लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या है, तो वी इक्वल टू में एफ वेवलेंथ आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दिया था 2000 हर्ट्ज, तो 2000 लिखेंगे इनटू में जो हमारे पास वेवलेंथ है वो दिया था हमारे पास 35, जिसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर में, तो 0.35 आया था। तो 0.35 पॉइंट हटाया हमने, अपन में 2 जीरो लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 35 2 जा 70 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 जीरो ऑलरेडी था तो हमने जीरो रख दिया, तो मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। अब एक्चुअल हमें जो फाइंड करना था वो हमें टाइम फाइंड करना था। ठीक है, तो बिना स्पीड के हम फाइंड कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 1.5 मीटर दिया था, यहाँ पे देखो किलोमीटर दिया है, तो उसे भी हम मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो एक्जैक्ट हमारे पास आएगा 1500 मीटर। तो अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है, बट हमें टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को जस्ट टाइम इधर दे देंगे, स्पीड अपन में चला जाएगा। हाँ, टाइम इधर दे देंगे, स्पीड अपन में चला जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 1 मतलब 1500 मीटर था, तो 1500 मीटर आ जाएगा। और हमने ऑलरेडी स्पीड तो निकाली थी 700 मीटर पर सेकेंड, तो 700 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। अब जब 700 से क्या करेंगे, 1500 को जब डिवाइड करेंगे ना, तो एक्जैक्ट हमारे पास 2.1 सेकेंड आएगा, तो उसका अप्रोक्स हमारे पास 2 सेकेंड आएगा। तो जो हमारे पास टाइम है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम हम यहाँ बोल सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा ना, वो 2 सेकेंड के लिए लगेगा। ठीक है, या फिर 2 सेकेंड का लगेगा। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप चौथा वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। आप थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश करोगे, आपको क्लियर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है तो मैं फटाफट जल्दी बता रहा हूँ आपको।
तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में दिया है अ साउंड वेव इन अ गिवन मीडियम्स हैज़ फ्रिक्वेंसी 220 हर्ट्ज़। हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी गई है तो हमने फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 220 हर्ट्ज़ लिख लिया है। एंड यहाँ पे स्पीड भी दी है हमारे पास 440 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वो भी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब लिखा है सबसे पहले पॉइंट में कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हमें वेवलेंथ निकालना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो हमारे पास क्या है, हमें वेवलेंथ चाहिए तो एफ अपॉन में चला जाएगा, तो वी बाई एफ हम आगे ले लेंगे और यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसे आगे ले मतलब पीछे ले लेंगे, तो लैम्बडा हमारे पास इक्वल टू वी बाई एफ हो जाएगा। तो वी की कीमत हमारे पास कितनी दी थी स्पीड की, 440 दिया था, 440 लिखेंगे। और वेवलेंथ हमारे पास दी गई थी, सॉरी फ्रिक्वेंसी दी गई थी 220, तो 220 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 22 से हमारे पास 44 टू टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास ये वेवलेंथ। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे 2 मीटर भी लिख सकते हो, 2 मीटर ही मस्ट भी लिखा हो, आपने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि पर सेकंड में कोई डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो वेवलेंथ होती है वो हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग ही काम करती है। अब टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे बिकॉज पीरियोडिक टाइम भी बोला था निकालने के लिए, सॉरी ये रहा, कैलकुलेट द पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस वेव। ये जो वेव है ना, अब वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको रेसिप्रोकल कर देता है तो हमारे पास टाइम निकल आता है। तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी कर दिया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 220 था, जब उससे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.0045, ठीक है, सेकंड आ जाएगा हमारे पास, ये सेकंड, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो आई होप आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हो। चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्या दिखा है हमारे पास कि व्हाट आर द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम फॉर द साउंड वेव। सबसे पहले समझ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। तो वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। देखो दो तरह की वेव्स होती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और एक क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब ना जस्ट गैप वाली होती हैं, और इस तरीके से हमारे पास वेव चलती हैं, क्लोज, फार, क्लोज, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे ये सी, ये वेव्स है, और हमारे पास डी के मतलब यहाँ पे क्या दिया, ये जो बहुत फैली हुई है, ठीक है ना, ये आर। तो ये इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है ना वही हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला इन अ कोहेरेंट वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द कोहेरेंट वेव्स। ओके, तो आई होप मालूम पड़ गया होगा कि वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको पता है इसको हम आवर्त बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को ही साउंड बोलते हैं, ठीक है। एंड और वाइब्रेशन दैट पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द मीडियम इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में किस प्रकार से नंबर ऑफ वाइब्रेशन जा रही है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वाला भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा पूरा ही कंप्लीट कर लिया हो। एंड अब बात आती है पीरियोडिक। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी होगी, वो तो एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द टाइम टेकन फॉर टू सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन और टू सक्सेसिव डिस्पर्जन टू पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ अ साउंड वेव। देखो जिस प्रकार से हमने बात की थी ना यहाँ पे कि दो तरह की मतलब हमारे पास क्या दिया, वेव्स होती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और ये जो बीच में फार होती है ना उसको हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो टाइम है, जैसे हमारे पास द टाइम टेकन फॉर टू सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, देखो यहाँ पे टाइम लग रहा है इसको कॉन्ट्रैक्शन में, यहाँ डिस्पर्जन में टाइम लग रहा है, एंड टू पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। और वो किसी ना किसी मीडियम से चलती हैं, ओके, जो कि उसके लिए एक फिक्स पॉइंट होता है, तो इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वाला भी क्लियर होगा, पीरियोडिक क्लियर होगा। चलो अब 7 की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे दिया है राइट अ शॉर्ट नोट पिच, पिच के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखनी है। हमारे पास आंसर यहाँ से है, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट रिप्रेजेंट इज हाईनेस एंड लोनेस इज कॉल्ड पिच। कहने का मतलब ये है कि जो आवाज़ होती है, आवाज़ की जो कम और ज़्यादा जो गुणवत्ता होती है ना
उसी को हम पिच कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों की ज़्यादा मतलब पतली वॉइस होती है, ठीक है, तो जिस चिल्लाती हैं तो उनकी जो पिच है ना वो हाईनेस है वहाँ पे। वॉइस की थोड़ी क्या लाउड वॉइस होती है, मतलब थोड़ी कड़क होती है, तो उनकी जो पिच होती है वो थोड़ी पतली होती है। तो मतलब कहने का मतलब जो हाईनेस और लोनेस होती है ना वॉइस के अंदर, उसी को हम पिच कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि पिच इज़ रिलेट टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। कहने का था ये है कि पिच का संबंध ध्वनि से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पिच और फ्रिक्वेंसी होते हैं दोनों सेम नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पिच एंड फ्रिक्वेंसी आर नॉट सेम बिकॉज पिच इन्वॉल्व फिजिकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड अंडरस्टैंडिंग विच इज़ साइकोलॉजिकल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पिच है वो एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी को क्या हम नंबरों में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल बोला ना, जैसे हम चिल्लाते हैं तब हमें पिच का मालूम पड़ता है कि उसकी पिच किस प्रकार की होगी, ठीक है। एंड आगे दिया है कि हाउ आवर ब्रेन इंटरप्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इन कॉल्ड पिच। कहने का मतलब ये हमारा जो मस्तिष्क होता है ना वो किस प्रकार से ध्वनि को मतलब है ना एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसे कैसे समझता है, ठीक है, जिसे हम पिच कहते हैं। अब आगे लिखा है हमारे पास पिच इज़ ए सब्जेक्टिव साइन एंड इज़ नॉट मटेरियल साइन। कहने का अर्थ ये है कि पिच एक व्यक्तिपरक संकेत है, ठीक है ना। मतलब क्या कोई व्यक्ति बोलता है तो वो उसके द्वारा समझ पाते हैं हम पिच के द्वारा, ठीक है। और ये कोई ना भौतिक संकेत नहीं है, ठीक है, नॉट अ मटेरियल साइन। आगे बोला है कि सो इट कैन नॉट बी मेजर प्रिसियसली बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी भी मापक यंत्र के द्वारा हम ये जो पिच है उसको माप नहीं सकते, ठीक है। एंड आगे दिया हमारे पास कि पिच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हाई पिच्ड एंड द पिच्ड साउंड ध्वनि। कहने का मतलब ये है कि पिच एक ध्वनि है, ध्वनि की विशेषता है जो उच्च स्वर और तीव्र ध्वनि के बीच अंतर करने में मदद करती है, ठीक है। मतलब क्या है, कौन सी उच्च है और कौन सी मतलब निम्न है, इस तरीके से जो पिच है ना उसको समझने के लिए अंडरस्टैंड करवाती है। एंड आगे लिखा है हमारे पास अब वुमेन्स वॉइस इज़ लोअर देन मैंस वॉइस। कहने का मतलब ये कि जो लड़कियों की आवाज़ होती है फिर औरतों की आवाज़ होती है वो मैन की आवाज़ से कमज़ोर होती है, ठीक है, या फिर बोलते हल्की होती है। बिकॉज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वुमेन्स वॉइस इज़ हायर। बिकॉज यहाँ पे क्या जो फ्रिक्वेंसी है वुमेन्स की बहुत हायर होती है, मतलब जैसे वो चिल्लाती है ना तो उनकी पिच बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है ना, जिस वजह से वो क्या बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्ला पाती हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। देन दैट ऑफ मैंस लाउडर देन साउंड। मतलब जो आदमी मतलब मनुष्य व्यक्ति चिल्लाता है उससे वुमेन्स यानी औरत चिल्लाती है उसकी जो मतलब लाउडनेस है वो ज़्यादा होती है, किसकी, वुमेन की, कंपेयर देन मैन। एंड आगे लिखा है कि द फास्टर अ साउंड सोर्स वाइब्रेट्स द हायर इट्स फ्रिक्वेंसी एंड द हायर इट्स पिच। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ज़्यादा मतलब ज़ोर से चिल्लाता है तो वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा और उसकी फ्रिक्वेंसी भी फिर ज़्यादा होगी और इसी वजह से उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ गड़बड़ थी माइक में, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं अभी ऐसे कैसे अपलोड कर दूँ बिकॉज क्या आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है।